Hello, welcome student. Today we are going to start from the topic software specification. It comes under software process model. This is the first step or first process of the software process model. This is very important and crucial phase, as this phase determines how the final software product ought to be. During this activity phase, efforts are done to first understand current system, current problem, expected solution and functionalities etc. तो ये जो स्टेप है, ये जो फेज़ है, ये निर्धारित करता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से बनेगा और क्या फाइनल आपका प्रोजेक्ट होगा। इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं जो करंट सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसको, उनकी प्रॉब्लम्स को और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और क्या क्या फंक्शनलिटीज़ हमारा नया सिस्टम पोजेस करेगा ये आइडेंटिफाई करते हैं। अंडरस्टैंड एंड डिफाइन द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रपोज्ड सिस्टम। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं वो ये है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं अपने प्रपोज सिस्टम के फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जिसके आधार पे हमारा सिस्टम बिल्ट होना है। थर्ड, आइडेंटिफाई द कॉन्स्ट्रेंट ऑन द सिस्टम्स ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। वी आइडेंटिफाई व्हाट कॉन्स्ट्रेंट एंड what conditions we need to fulfill for the system's operation and development। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन आफ्टर इट इज़ डन बाय कैरिंग आउट द फॉलोइंग 4 phases। फर्स्ट, feasibility study। In this phase, in this step, we identify that the newly proposed system is feasible or not। That means क्या इसको बनाना संभव है या नहीं है। And feasibility can be of many kind, like the first thing that we check is economic feasibility। That means whether the proposed system is economically feasible or not। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो पैसा हमें इस सॉफ्टवेयर को बनाने में मिल रहा है क्या उतने पैसे में ये सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है। अगर उसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। दूसरी चीज़ होती है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी मीन्स कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आया और कंपनी ने कहा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाइए कि हम एक बटन क्लिक करें और पृथ्वी से चंद्रमा तक एक रोड बन जाए। तो दिस इज़ नॉट फिजिबल, दिस इज़ नॉट टेक्नोलॉजिकली फिजिबल। तो वी हैव टू चेक दैट वेदर द प्रपोज सिस्टम इज़ टेक्नोलॉजिकली फिजिबल और नॉट। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। तो इट परफॉर्म्स कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ द प्रपोज सॉफ्टवेयर एंड डिटरमाइंस इफ द प्रपोज सिस्टम will be cost effective for a business point of view and whether it can be developed within existing budgetary constraint। The feasibility study is carried out to know the economical, technical and operational feasibility of the project। Once the feasibility study is done and we identify that the project is feasible, then we move towards the next step, that is requirement elucidation and analysis। In this phase, existing system working pattern are carefully studied and discussion with potential user, requirement workshop, storyboarding etc. are carried out so as to determine the system requirement। अब इस स्टेप में हम क्या करते हैं, यूज़र के साथ, मतलब जिनके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उनके साथ हम मीटिंग करते हैं, हम वर्कशॉप्स करते हैं जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिसके आधार पे हम अपने सिस्टम को आगे चल के बिल्ड कर सकें। थर्ड, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन।
तो इन दिस फेज द डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट आर डॉक्यूमेंटेड फॉर यूज़र, फंक्शनल that is functionality feature requirement, and system that is non-functional like security, performance, interface etc. ये सारी रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, मतलब हम यूज़र की रिक्वायरमेंट को और सिस्टम की रिक्वायरमेंट को दोनों को डिसाइड करते हैं, दैट इज़ फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फोर्थ, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। तो इन दिस फेज इट इज़ केयरफुली डिटरमाइंड whether the requirement defined are complete and all user problem need to and expectations etc have been taken care of। तो requirement validation phase में हम ये determine करते हैं कि क्या जो हमारी requirement है जो हमने define किया है वो user की problem को पूरी तरीके से explain करती है, क्या उसको उसमें कुछ और exceptions की ज़रूरत है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम इस स्टेप में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो दिस इज़ द सेकेंड फेज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। दिस फेज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ डिटरमाइंड इन प्रीवियस फेज into an executable system through design, architecture and programming। तो इस स्टेप में हम डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और प्रोग्रामिंग का यूज़ करके जो हमने सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिकेशन बनाया है, जो रिक्वायरमेंट हमने आइडेंटिफाई की है, उसको एक वर्किंग मॉडल, वर्किंग सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। दिस फेज कैरीज आउट द फॉलोइंग सब एक्टिविटीज़ वाइल कंसिडरिंग स्पेसिफिकेशन एट एवरी स्टेज। The first thing is architectural and abstract design। So in this activity, first the subsystem of system and their relationship are identified, and for each identified subsystem an abstract specification of its service and constraint under which it must operate is defined। For example, अगर मान लीजिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं किसी होटल के लिए, होटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो इसमें सब सिस्टम्स क्या क्या होंगे। तो इसके सब सिस्टम्स में पहला ये होगा कि रूम को मैनेज करना, मतलब रूम एलोकेशन। सेकेंड सब सिस्टम होगा रूम का डी एलोकेशन। थर्ड सिस्टम होगा बुकिंग। फोर्थ सिस्टम होगा रेस्टोरेंट। फिफ्थ सिस्टम होगा बिलिंग एंड सो ऑन, लाइक चेकिंग, चेकआउट। ये सारे के सारे अलग अलग सब सिस्टम्स होंगे। तो हर एक सब सिस्टम को एब्स्ट्रैक्ट तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फाइंड करेंगे और उसको डिज़ाइन करेंगे। सेकेंड, इंटरफेस डिज़ाइन। तो इन दिस एक्टिविटी द इंटरफेस इज़ डिज़ाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड फॉर ईच सब सिस्टम। अब हम क्या करते हैं, हर एक सब सिस्टम के लिए उसका इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। इंटरफेस क्या होता है, वो यूज़र इंटरफेस जिसके थ्रू यूज़र्स एक्सेस करते हैं उस सब सिस्टम को। जैसे कोई फॉर्म या कोई भी उसका इंटरफेस हम डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे, हर एक अलग अलग जो हमारे सब सिस्टम्स हैं उनके लिए। थर्ड इज़ कंपोनेंट डिज़ाइन। तो इन दिस एक्टिविटी सर्विसेज, कंपोनेंट्स एंड इंटरफेस ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर डिज़ाइंड। तो यहाँ पे हम हर एक इंटरफेस के लिए उनके कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करते हैं कि हर एक इंटरफेस में क्या क्या कंपोनेंट होंगे। जैसे एक इंटरफेस हमने डिफ़ाइन किया चेक इन करने के लिए किसी होटल में, तो उसमें कंपोनेंट्स क्या होंगे। पहला कंपोनेंट होगा यूज़र का नाम लेने के लिए एक बॉक्स, मतलब कस्टमर का नाम लेने के लिए, उसका एड्रेस, उसका आईडी, उसको कौन सा रूम एलोकेट हो रहा है, ये अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर हम कंटेन करेंगे। नेक्स्ट इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम डिज़ाइन। तो in this activity the required data structure used in system implementation are designed and the algorithm used to provide services are designed। तो हम दो चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं।
पहला डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, डेटा स्ट्रक्चर मतलब किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल जो यूनिट है, इंटरफेस है, सब सिस्टम है, उसके लिए किस तरीके से उसके डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टोर करेंगे, एसेस करेंगे, ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। और फिर उनकी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो एल्गोरिदम्स की रिक्वायरमेंट है वो डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिदम्स क्या होती हैं? एल्गोरिदम आर स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। नाउ प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। In this activity, the programming is done with determined data structure and algorithm as per the design। यहाँ पे हम एल्गोरिदम और जो चीज़ें हमने पहले डिज़ाइन बनाई है उसके आधार पे हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, हम कोडिंग करते हैं और सॉफ्टवेयर बनाते हैं। द प्रोग्राम कोड इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड द सेकेंड स्टेप ऑफ इट इज़ कि जो हमने प्रोग्राम बना लिया उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ थर्ड फेज इज सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो द पर्पज ऑफ दिस फेज इज टू शो द डेवलप्ड सिस्टम कन्फर्म्स द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन एंड मीट customers' expectation. It involved checking the process at each stage of the software process. The verification means that set of activities that are carried out to confirm that the software correctly implements the specific functionality. Verification में हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो उसकी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करता हो। हर एक छोटी छोटी फंक्शनलिटी जो हमने पहले सोची थी सॉफ्टवेयर की वो उसे पोजेस कर रहा है, उसको कंटेन कर रहा है। एंड वैलिडेशन मीन्स दैट द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इंश्योर्स द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन बिल्ट इज सेटिस्फाइंग द यूज़र्स रिक्वायरमेंट। और वैलिडेशन में हम ये वैलिडेट करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से सेटिस्फाई, संतुष्ट करता है। For this, system testing is carried out, and system testing are of three forms. पहला, system component are tested. तो in the first step, all components one by one tested. Usually, component development and testing are carried out simultaneously with one another. Second, integrated components of the system are tested together, and then entire system इज़ टेस्टेड इन एक्चुअल कंडीशन। तो पहले हम क्या करते हैं, अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसमें 4 पार्ट हैं तो उन हर एक पार्ट के अलग अलग कंपोनेंट्स को हम अलग अलग टेस्ट करेंगे। जब वो सारे कंपोनेंट ठीक से काम कर रहे हैं अब हम क्या करेंगे, उन कंपोनेंट्स को मिला के एक यूज़र इंटरफेस या एक जो सब सिस्टम बन रहा है उसकी टेस्टिंग करेंगे और इसी तरीके से अलग अलग सब सिस्टम्स की टेस्टिंग करेंगे। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और फाइनली जब हमने सारे के सारे सब सिस्टम्स की टेस्टिंग कर ली, अब हम पूरे सिस्टम को एज अ होल टेस्ट करेंगे इन एक्चुअल कंडीशन, एंड दैट इज़ नोन एज इंटायर सिस्टम टेस्टिंग और कंप्लीट सिस्टम टेस्टिंग। नेक्स्ट स्टेप इज सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज द फाइनल फेज आफ्टर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर repeatedly updating the software for various reasons to meet the changing need and requirement। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती रहती है, टाइम बाय टाइम रिक्वायरमेंट चेंज होती है, कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस चेंज होते रहते हैं, इसीलिए हमें अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करते रहना पड़ता है। जैसे आप देखते होगे कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप परचेज़ करके लाते हो, डे बाय डे उसमें नए अपडेट्स आते हैं, नए नए फीचर्स जुड़ते जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट है उसको ये कंप्लाई कर सके। तो दिस फेज इज ऑलवेज ऑन गोइंग फेज आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज इम्प्लीमेंटेड। मेजर रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर चेंजिंग नीड आर रिक्वायरमेंट आर फर्स्ट, सॉफ्टवेयर कंटिन्यूज टू इवॉल्व। लाइक फेसबुक सॉफ्टवेयर अर्लियर डिड नॉट हैव लाइव वीडियो फीचर बट विच वॉज एडेड लेटर ऑन। मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर का अगर हम एग्जांपल लें, जैसे व्हाट्सएप का एग्जांपल लें, पहले केवल ये चैटिंग के लिए यूज़ होता था, फिर उसके बाद वॉइस कॉलिंग आई, फिर वीडियो कॉलिंग आई, फिर वीडियो कॉलिंग हम 2 या 3 लोगों के साथ कर सकते थे, अब हम 8 लोगों के साथ कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें चेंज होते रहते हैं हमेशा डे बाय डे। दूसरा है ग्रोविंग सेट ऑफ यूज़र। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम माइट हैव
to handle ever going community of user। आज जितने नंबर ऑफ़ यूज़र हैं, आगे आने वाले समय में यूज़र्स की संख्या और बढ़ेगी। तो ग्रोइंग यूज़र्स हमारे होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है तो भी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उसको हैंडल कर सके। देन आफ्टर सम पॉलिसी चेंजेस, तो सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन लॉज एंड पॉलिसीज़ may need updation as per the change law policies such as revised tax rate और GST rate etc. जो मैंने कल प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। The main objective of software evaluation are that the software keep on performing reliability and is flexible to incorporate changes. The cost of maintenance are often several times the initial development cost of software, and that is why this step is very important step. Now next topic is software process model. In this topic we are going to see various software process models that are available nowadays. A software process model is simply representation of software process. Each model represents a process for a specific perspective. In this section we are going to talk about three widely used generic process model: waterfall model, evolutionary model and component based development model. तो ये तीन मॉडल हैं, और भी कई सारे मॉडल हैं ये, लेकिन ये तीन बेसिक कॉन्क्रीट मॉडल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर्स को बिल्ड करने के लिए। इनमें आप इसके प्रॉस एंड कॉन्स, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी देखेंगे। For large software system, more than one software process model is employed, and modern day large software system often use these three models together. Let us talk about the software process model one by one. The first one is waterfall model. As the name suggests, just like waterfall from the sky to the earth, by touching or by moving or penetrating through different layers, so this model generally relate with that only. इस मॉडल में क्या होता है, जैसे पानी की बूंदें आसमान से नीचे गिरती हैं तो कई सारे लेयर से होके आती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे अलग अलग जो लेयर हैं वो अलग अलग फेजेस हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं, और वो सारे स्टेप वन बाय वन कैरी आउट किए जाते हैं। The waterfall model is linear sequential approach where each fundamental activity of a process is carried out in separate phase in linear order, that means one after another. The waterfall model requires that all the activities must be planned and scheduled before starting actual work, that is plan driven process. तो ये जो वाटरफॉल मॉडल है इसमें हर एक एक्टिविटी को शेड्यूल करके प्लान वे में एक के बाद एक एग्जीक्यूट करते हैं, एक के बाद एक करते हैं। द फंडामेंटल डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ वाटरफॉल मॉडल आर बीइंग लिस्टेड बिलो। एवरी फेज टेक्स इनपुट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फेज एंड दस एवरी फेज हैज़ टू बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज। हर एक फेज़ जो इसमें है वो अपने प्रीवियस फेज़ पे डिपेंडेंट है, क्योंकि प्रीवियस फेज़ का जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट फेज़ का इनपुट होगा, फिर इसका जो आउटपुट होगा वो अगले वाले फेज़ का इनपुट होगा। इसीलिए करंट फेज़ को एग्जीक्यूट करने से पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस फेज़ हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। नाउ पहला इसमें है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो it is the foundation of development process where all requirements are gathered. It also provides basis for estimating product cost, risk and schedules. तो यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि हमें क्या बनाना है, उसके साथ साथ हम शेड्यूल बनाते हैं, हम उसका कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम आगे अगले फेज़ में बढ़ते हैं। तो जब तक हम प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम अगले स्टेप पे नहीं जा सकते। तो सेकेंड स्टेप है हमारा एनालिसिस एंड सिस्टम डिज़ाइन स्टेप। तो इन दिस फेज डिज़ाइंस द ओवरऑल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फॉर द प्रपोज सिस्टम। दिस फेज एनालाइजेज specification and identifies the fundamental software system component and their relationship. Now
द थर्ड स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। तो पहले हमने रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके आधार पे हमने मॉडल्स बनाए, डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उसकी कोडिंग करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, और प्रोग्राम बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए, इन दिस फेज द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज रियलाइज्ड एज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दो थ्रू प्रोग्रामिंग, coding and documentation. Here the components are tested along with their development to ensure that each component meets its specification. Fourth step is integration and system testing. So in this phase, the developed program units or components are integrated and tested as a complete system to ensure that the software requirement have been met. मतलब जितने भी अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स बने हैं, उन सबको एक साथ मिलाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और टेस्ट करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो सॉफ्टवेयर है वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से मीट कर रहा है कि नहीं। आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ डिलीवर्ड टू द कस्टमर। मतलब एक बार जब सिस्टम की टेस्टिंग हो गई, अब हम सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर देते हैं, कस्टमर को दे देते हैं। नाउ फिफ्थ स्टेप इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। So this is the final phase of waterfall model. In this phase, the system is delivered and deployed for the client. Now the real and practical use of the software system is begin. अब यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को दे दिए यूज़र के पास। अब उसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको मैनेज करते हैं, सिस्टम को मेंटेन करते हैं, यूज़र को ट्रेनिंग देते हैं, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। मतलब हमेशा नई नई प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और जो सिस्टम है उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे, अपडेशंस किए जाएंगे। तो मेंटेनेंस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस और ऑनगोइंग फेज which involves correcting and rectifying errors that occur and providing new functionalities as new requirements emerge. Now, the waterfall model is suitable for project where first requirement are clearly determined. अगर रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से क्लियरली डिटरमाइंड है तो वाटरफॉल मॉडल बेस्ट है। अगर रिक्वायरमेंट क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो ऐसे केस में वाटरफॉल मॉडल में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एक बार जो रिक्वायरमेंट हमने आइडेंटिफाई कर ली, उसके आगे आधार पे हम आगे अगर बढ़ गए तो फिर अगर हम प्रीवियस फेज में जाएंगे, फिर अगर रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो हमें दोबारा से सारे वर्क को दोबारा से करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ वाई it fails in those cases where requirement frequently changes during the development of the software. Now each phase is clearly laid out and sequentially flows to the next phase, and third, each phase fully completes and makes available its output as input of next phase. However, in many situations, waterfall model are not suitable, or we can say they are failed to deliver. The reason behind this are, first, real project rarely follow sequential flow. Iterations are made in indirect manner. जो रियल लाइफ में हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वो सिक्वेंशियल नहीं हो सकते, और उसमें इटरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्टली इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर कस्टमर्स और टारगेट यूज़र टू स्टेट ऑल रिक्वायरमेंट एक्सप्लिसिटली। मतलब प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही कस्टमर को हम ये नहीं मान के चल सकते कि वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, वो टेक्निकल पर्सन है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को एक बार में ही एक्सप्लिसिटली बता दे। ऐसा भी हो सकता है कि उसको कुछ चीज़ें बाद में याद आए। अब जैसे मान लो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दिया, हम हाफ कंप्लीट कर चुके थे, तब कस्टमर को याद है अच्छा इसमें तो ये भी चाहिए था हमको। तो ऐसे केसेस में वाटरफॉल मॉडल यूज़ नहीं किया जा सकता है। एंड थर्ड, दिस मॉडल कैन नॉट कैटर टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट। हाई रिस्क प्रोजेक्ट के साथ इसको नहीं हम लेके चल सकते, क्योंकि हाई रिस्क प्रोजेक्ट को हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के आधार पे ही बनाना होता है, और उसे फ्रिक्वेंटली चेंज करके वेरीफाई करके हमें वैलिडेट करना होगा कि वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से फुलफ़िल करे। और ऐसे केसेस में वाटरफॉल मॉडल सूटेबल नहीं होता है। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, यू कैन सी
कि दिस फिगर रिप्रेजेंट द वाटरफॉल मॉडल स्टेप्स, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, operation and maintenance. Then after, next topic is advantage of waterfall model. First is departmentalization. So it divides the whole process in departments. This allows for separate schedules and deadlines for each department. Second, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड मॉडल, चूँकि यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो वन बाय वन कैरी आउट करते हैं, तो इसीलिए इसको समझना बहुत आसान है. तो एज द सब फेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल आर ईजली अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेबल. थर्ड, इट इज़ ईजी टू मैनेज मॉडल एज ईच फेज हैज़ स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स एंड रिव्यू प्रोसेस. And fourth, not a complex model. So in this model, phases are processed and completed one at a time and they do not overlap. Thus, it is not a complex model. जैसे एक बार एनालिसिस हो जाएगी तभी उसकी डिज़ाइनिंग होगी, जब डिज़ाइन हो जाएगा तभी उसकी कोडिंग होगी, जब कोडिंग हो जाएगी तभी उसकी टेस्टिंग होगी. तो जो हमारे फेजेस हैं वो एक दूसरे के पास ऊपर ओवरलैप नहीं है, कि ऐसा नहीं कि दो दो चीज़ें एक साथ चल रही है पैरेलली में. तो दैट इज़ वाई इट इज़ a simple model. It is not a complex model. Disadvantage, if we talk about disadvantage, the first disadvantage is no estimation of time and cost. The waterfall model does not give idea of estimated time and cost for each phase of development process. May be possible analysis phase takes long time and design phase takes lesser time. तो हम ये पहले से डिसाइड नहीं करके चल सकते कि हर एक फेज़ में इतना टाइम लगेगा, तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो एक्चुअल टाइम है वो निर्धारित करना इज़ टफ इन केस ऑफ वाटरफॉल मॉडल. नाउ सेकेंड इज डिफ़िकल्ट टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस. तो वंस एन एप्लीकेशन इज़ इन टेस्टिंग स्टेज, it is very difficult to go back and change something that was not well thought out in concept stage. तो इसमें जो चेंज करना है वो टफ है. मॉडिफिकेशन वी कैनॉट डू वेरी इजी एंड नॉट अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम. तो इट इज़ नॉट अ गुड मॉडल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम एज दे may overlapping and interleaved modules which waterfall model cannot handle. So these are advantage and disadvantage of waterfall model. Now from V model and rest of the model we will start in next video. Hope you understand it. Please contact me in case of any doubt. Thank you.